बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल ज्योमेट्रिक एंड टेंसर एनालिसिस की है, चैप्टर लोकल थ्योरी ऑफ कर्व्स। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस विच हैव 3 पॉइंट्स contact at x1 y1 z1 on the surface y square z is equal to 4ax। या फिर ये इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन। और फाइंड द इन्फ्लेशनल टेंजेंट एट x1 y1 z1 ऑन द सरफेस y स्क्वायर z इज इक्वल टू 4ax। तो सबसे पहले तो हम एक पॉइंट से जाने वाले लाइन का इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन होता है द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कि इस कर्व की टेंजेंट होगी थ्रू, और 3 पॉइंट पर ये टच करेगी थ्रू, और इस पॉइंट से होकर जाएगी x1 y1 z1 इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू दिस पॉइंट इज़ गिवन y। तो जो पॉइंट होता है वो आपको मालूम है कि x कोऑर्डिनेट को x से माइनस करते हैं, और y कोऑर्डिनेट्स को y से माइनस करते हैं, और z कोऑर्डिनेट को z से माइनस करते हैं। तो अपान में जो होता है इस लाइन के DRS L M N की वैल्यू को लिखते हैं। ये पॉइंट तो हमें x1 y1 z1 तो गिवन है, लेकिन जो LMN है इनके इस लाइन की जो DRS है इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमें जो हमसे पूछा गया है इक्वेशन ऑफ लाइंस वो हमको मिल जाएगी। इसको हम इक्वेशन हम 1 डाल देते हैं। ये जो इन्फ्लेशनल टेंजेंट होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं, और ये क्वेश्चन आ जाता है ये जो कि हमने और के फार्म में लिखा हुआ है, तब आप इस पॉइंट को और इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि उसमें तो शुरू वाले पार्ट में तो मतलब जो क्वेश्चन है उसमें तो क्लियर कर दे रखा है, उसमें ये लाइन लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। तो इस वाली लाइन अगर आ जाता लिख देंगे द इन्फ्लेशनल tangents are the lines। tangent lines होती हैं which जो कि which have 3 point contact inside the सरफेस, और जहाँ पर u की वैल्यू 0 के इक्वल होती है। u जो अभी हम एक फंक्शन बनाएंगे वो u का फंक्शन होगा, उसके लिए रिस्पेक्ट में ये लिखा हुआ है। और 3 यानी इनसाइड अंदर की तरफ से इस सरफेस को, जो सरफेस हमको दे रखा है वो सरफेस को 3 पॉइंट पर ये कांटेक्ट में आएगी यानी टच करेगी। यहाँ पर u जो होगा वो आपने ये इक्वेशन लिख रखा है, ये हर एक रेशियो को हम जो कि आपस में इक्वल है इसको u के इक्वल मान लेंगे, और u की वैल्यू 0 होगी वहाँ पर जहाँ पर ये टेंजेंट हो गए। हमको टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है, इस इक्वेशन नंबर 1 को यानी वैल्यू निकालना है, लेकिन MN की वैल्यू हमको फाइंड करना होगी। तो हमारा जो फंक्शन है वो गिवन सरफेस होता है, और इसको हम जो इक्वेशन दे रखा है एक साइड कर लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे, राइट हैंड साइड में 0 कर लेंगे, और इस फंक्शन को हम f का फंक्शन बोलते हैं, u का फंक्शन बोलते हैं। इस फंक्शन f को यानी fu की वैल्यू जो होगी वो इक्वेशन में दे रखा हमको y स्क्वायर z माइनस का हो जाएगा जो राइट हैंड साइड में है 4ax। अब हम
ये वैल्यूज़ इक्वेशन नंबर 1 में हमने लिखी है, वहाँ से वैल्यू को फाइंड करके एक्स वाई जेड की वैल्यू को यहाँ पर पुट करना होगी। यानी लाइन के इक्वेशन से जो हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिलेगी उससे उठा के इस एफ में पुट करना होगी। तो इक्वेशन नंबर 1 को देखिए, ये वैल्यू भी देखिए यू के इक्वल आ जाएगी, ये वैल्यू भी यू के इक्वल और ये वैल्यू भी यू के इक्वल आ जाएगी। इस तरीके से हम लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 से, यानी लिख देते हैं हम यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एक्स माइनस एक्स वन अपान एल ये भी यू के इक्वल है, वाई माइनस वाई वन अपान एम ये भी यू के इक्वल है, और जेड माइनस जेड वन अपान एन ये भी यू के इक्वल है। अगर यहाँ पर एल का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू मिल जाएगा एल यू। इसी तरीके से वाई माइनस वाई वन को लिख देंगे एम यू, एंड जेड माइनस जेड वन को लिखा जा सकता है एन यू। और यहाँ से x की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं ना चाहें तो राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देंगे माइनस एक्स वन को, तो x की वैल्यू मिल जाएगी एक्स वन प्लस का एल यू, एंड y की वैल्यू इसी तरीके से वाई वन प्लस एम यू, एंड z की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे जेड वन प्लस एन यू। तो इन वैल्यूज़ को हमने जो फाइंड किया है, यानी x की ये वैल्यू मिली हमको, y की ये है और z की, इन वैल्यूज़ को यहाँ पर u है इक्वेशन ये एफ यू में पुट कर देते हैं। जो फंक्शन हमने बनाया है इसमें पुट कर देते हैं। तो इसमें वैल्यू जब पुट करेंगे यानी एफ यू की वैल्यू हो जाएगी, यानी पहले तो y का स्क्वायर है तो y की वैल्यू तो ये है, यानी वाई वन प्लस एम यू, और इसका हमें करना है स्क्वायर, y का स्क्वायर है तो यहाँ पर होल अब स्क्वायर कर दीजिए। उसके बाद z है तो z की वैल्यू ये पुट करेंगे जेड वन प्लस एन यू, ये एफ यू में जो वैल्यू है उसकी बात कर रहे हैं हम। उसके बाद माइनस का 4a है वो लिखेंगे, फिर x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x की वैल्यू ये पुट कर देंगे एक्स वन प्लस का एल यू। इस तरीके से हमें ये u में एक फंक्शन मिल गया, इसीलिए इसको एफ यू लिखा था। और इसमें हम इसको हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं। अगर हमने इधर 1 डाल रखा है तो इक्वेशन नंबर इसको 2 डाल देते हैं। और अब हम लिख सकते हैं कि फॉर 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट, तो इसके लिए हमें डेरिवेटिव की ज़रूरत होती है। पहले तो हम f का u के रिस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे जिसको f डैश u से डिनोट किया जाएगा, यानी इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं u के रिस्पेक्ट में। तो बाकी इसके लिए कांस्टेंट होंगे। जब हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो इसमें हमें फर्स्ट और सेकंड का यूज़ करते हुए सॉल्व करना होगा। तो एक स्क्वायर ब्रैकेट में हम इसलिए इसको लिख देते हैं। फर्स्ट फंक्शन को यानी पहले हम ऐसे ही रख लेंगे और सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन यानी वाई वन प्लस एम यू का होल अब स्क्वायर वैसे ही, और किसी भी को भी फर्स्ट या सेकंड माना जा सकता है, मल्टीप्लिकेशन है इसलिए फर्स्ट फंक्शन वैसा ही। सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो z1 का 0 हो जाएगा, n कांस्टेंट मल्टीप्लाई में u के है तो u के मल्टीप्लाई में है तो बाहर हो गया, और u का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन रन होता है। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन z1 प्लस एन यू वैसा ही लिख दीजिए, और फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसको u मान के करेंगे तो u स्क्वायर है तो पावर जो है वो आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर है उसमें से एक कम, यानी 2 में से एक कम करेंगे तो एक बचेगी पावर, एक लिखना ज़रूरी नहीं। इसलिए अब ये हमने u मान के किया था, u तो है नहीं, तो चैन रूल के अकॉर्डिंग इसका दोबारा से u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ पर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 का 0, क्योंकि y1 कांस्टेंट है u के लिए, m भी कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में तो बाहर ले लेंगे, u का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया। इस तरीके से इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया है, जिसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है हमने यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है ये, तो उसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, जगह नहीं हमारे पास इस पेज पर। तो -4a इंटू में कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लीजिए, और जब डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं इस ब्रैकेट के अंदर तो x1 कांस्टेंट है इसका 0 कर लिया जाएगा l लिख के, और कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर ले लिया, u का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन बना गया। इस तरीके से हमने ये डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। इसको और सिंपल फार्म में लिख देते हैं, यानी ये भी हमारा ये f डैश u की वैल्यू ही है, और इसमें जो ये तो आ जाएगा ओनली n आ जाएगा। इसको हम
शुरू में लिख सकते हैं। और इस ब्रैकेट को लिखने के बाद यानी y1 प्लस एम यू का होल अब स्क्वायर इंटू एन, ये टर्म लिख दिया, एन यहाँ पर लिख दिया फैक्टर में, ये 0 इसमें ऐड हो गया। फिर इस टर्म को लिखना है प्लस का 2m, यानी ये तो सिर्फ m ही बचा है 1 इंटू एम होते हुए, ये तो 0 है, तो 2m लिख दिया हमने ये शुरू में। और फिर इन दोनों टर्म को लिख देंगे, यानी ये तो y1 प्लस एम यू और z1 प्लस का एन यू, इन टर्म्स को हमने नोट कर लिया, इसको लिख चुके हैं, इसको लिख दिया है। और माइनस का 4al हो गया, l इंटू 1 l हो जाएगा, और इसका सिर्फ माइनस का 4al हो गया। अब हमें इसका सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत होती है, तो f डबल डैश u की वैल्यू को फाइंड करेंगे। u के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, अगर डबल डैश लगा तो इसका मतलब u के रिस्पेक्ट में ही इसको हम 2 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। जब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हम करने जाएंगे तो n कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर लिख लीजिए सबसे पहले, उसके बाद इसको u मान के डिफ्रेंशिएशन करेंगे, u स्क्वायर का हो जाता है 2u, यानी 2u, u मतलब दिस वैल्यू y1 प्लस का m, लेकिन ये नहीं है u, इसलिए इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो y1 का तो 0 हो जाएगा, m कांस्टेंट बाहर ले लेंगे और u का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन मान, तो इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन हमने कर दिया। अब इस टर्म का डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 टर्म का मल्टीप्लिकेशन है, यानी वेरिएबल है u भी है, इधर भी u है। ये 2m तो कांस्टेंट है, आप चाहें तो इसको बाहर लिख सकते हैं या दोनों के साथ रख सकते हैं। तो फिर हमें फर्स्ट सेकंड इसमें अगेन अप्लाई करना होगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये नहीं y1 प्लस एम यू को वैसे लिखेंगे, सेकंड फंक्शन का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये 0 प्लस का n इंटू यू का u के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, फिर प्लस का साइन होगा जो हम यहाँ पर अप्लाई कर दें, जगह आगे नहीं हमारे पास। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही, सेकंड का डिफ्रेंशिएशन आपके सेकंड फंक्शन को यानी z1 प्लस एन यू को वैसे ही लिख देंगे और इस फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे। y1 का 0, m कांस्टेंट है बाहर, u का u के रिस्पेक्ट में 1 हो गया। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बंद कर देंगे, इसका हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया। लास्ट टर्म जो कि कांस्टेंट है कम्प्लीटली, तो इसका डिफ्रेंशिएशन तो हो जाएगा 0। तो ये f का हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया गया है u के रिस्पेक्ट में, यानी डिफ्रेंशिएशन, यानी f डबल डैश u से हमने डिनोट किया है। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2mn लिख सकते हैं, यहाँ पर 2mn, उसके बाद में हम इन फैक्टर्स को जो बचे हैं और उनको लिख लेंगे। यानी पहला फैक्टर तो ये हमारे पास है, यानी y1 प्लस का mu, ये टर्म हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। उसके बाद ये तो ब्रैकेट अप्लाई हो रहा है यहाँ पर तो, और इसमें हमें ब्रैकेट ओपन भी कर देना चाहिए। इस 2mn का 2m का इंटू होगा इस वाले n में, तो आ जाएगा 2mn, ये टर्म आ जाएगा और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है y1 प्लस का mu से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब लास्ट ये वाला इसमें 2m से इंटू होगा तो प्लस का मिलेगा हमको 2m स्क्वायर हो जाएगा, और ये फैक्टर है यानी z1 प्लस का nu। तो ये वैल्यू आई थी, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव सॉल्व होकर कम्प्लीटली आया था। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 डाल रहे हैं 2 के बाद, और ये सेकंड हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया लास्ट में, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं। अब ये हम लोग जानते हैं कि जब ये पहले ही लिख चुके हैं कि इन्फ्लेशन टेंजेंट्स जब होता है तब यानी 3 पॉइंट पर ये कांटेक्ट होगा, तब उस जगह पर u की वैल्यू 0 के बराबर होगी। ये हम लोग पहले यहाँ पर लिख चुके हैं, तो इसका यूज़ करेंगे, यानी इस बात को हम अब अप्लाई करेंगे। तो इसलिए इक्वेशन जो हमारे पास हैं उन सभी इक्वेशंस में हम u की जो वैल्यू है वो पुट कर देंगे, यानी u बराबर 0 यहाँ पर रख दिया जाएगा। यानी हम देखेंगे इस पॉइंट पर, यानी एट u इज़ इक्वल टू 0, तो इक्वेशन जो है ये हमारे चेंज होके कैसे आ जाएंगे, तो लिख देंगे एट u इज़ इक्वल टू 0, और हम देखेंगे जो हमारे इक्वेशन वही फाइंड किए थे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर हम 2 और 3 और 4 को देखेंगे कैसे बन जाएंगे वो। इक्वेशन नंबर अगर हम 2 को देख रहे हैं तो ये वैल्यू
जो कि हम लोगों ने देखा था कि इस जो कर्व का इक्वेशन दे रखा था उसको हमने 0 के इक्वल बना दिया था राइट हैंड साइड में, और इसके इक्विवेलेंट एक फंक्शन एफ यू ले लिया था, इसको मान लिया था। तो वही ये फंक्शन एफ यू है, इसमें वैल्यू पुट की थी बाई एक्स वाई जेड की, यानी ये भी 0 के इक्वल है यहाँ पर राइट हैंड साइड में। और ऐसे ही ये जो हमारा एफ डैश यू है, इसके भी वैल्यू जो है वो राइट हैंड साइड में 0 है। ये फंक्शन है, मतलब इक्वेशन भी है साथ ही ये। तो ऐसे यहाँ पर भी राइट हैंड साइड में इसके भी जो हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, यानी एफ डबल डैश को डिनोट कर रहा है, इसके भी राइट हैंड साइड में आप 0 लिख दीजिए। अब हमसे इससे इक्वेशन मिल जाएंगी जब हम u बराबर 0 इक्वेशन नंबर 2, 3, 4 में पुट करेंगे। जब हम इक्वेशन नंबर 2 में u बराबर 0 हम पुट करने जा रहे हैं तो ये टर्म देख रहे हैं 0 हो रहा है, सिर्फ मिल रहा है हमें y1 स्क्वायर मिल रहा है। तो हम और उसमें फिर देखिए मल्टीप्लाई भी हो रहा है इस फैक्टर का, उसमें भी u बराबर 0 रखने में z1 और मिलेगा, यानी y1 स्क्वायर z1 मिलेगा। तो इक्वेशन नंबर एक्चुअल में 2 है ये, जिससे हमें मिल रहा है y1 स्क्वायर z मिल रहा है फर्स्ट टर्म। फिर उसके बाद माइनस का साइन है, सेकंड टर्म शुरू हो जाता है माइनस का 4a, और यहाँ पर जब हम u बराबर 0 रख लेंगे तो x1 ही यहाँ पर हमें मिल रहा है। और देख रहे हैं कि ये वैसा ही इक्वेशन है जैसा कि हमारा गिवन इक्वेशन था, बस उसमें 1 लग चुका है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 5 डाल देते हैं, लिख देते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 से हमें मिला है। अब इक्वेशन नंबर हम 3 से ही वैल्यू दूसरा इक्वेशन और हमको मिलेगा, जब हम u बराबर यहाँ पर 0 पुट करेंगे। जब u बराबर 0 पुट करेंगे ये टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर y1 स्क्वायर हमें मिल जाएगा, और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा होगा n से। तो इस टर्म को हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यानी ये ny1 स्क्वायर हमारा हो गया फर्स्ट टर्म। अभी इसके और भी इक्वेशन नंबर 3 के और भी टर्म है, इसमें भी u बराबर जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ से सिर्फ y1 और z1 मिलेगा, और 2m तो हमारे पास पहले से है, यानी हमें प्लस का मिल रहा है ये टर्म 2m, जैसे कि भी हमने दिखाया y1 और z1 है। और लास्ट में एक टर्म और है जिसमें u नहीं है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, यानी माइनस का 4al है, राइट हैंड साइड में 0। इसको इक्वेशन नंबर हम 6 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरीके से 2 इक्वेशन हमें मिल चुके हैं। इक्वेशन नंबर लास्ट वाला इक्वेशन 6 जो है इक्वेशन नंबर 3 से मिला है, जब हमने u बराबर 0 रखा है। अब इक्वेशन हमें एक और मिल जाएगा जब हम यहाँ पर पुट कर देते हैं u बराबर 0। इक्वेशन हमारा 2 और 3 और 4 वाले इक्वेशन का हम अब यूज़ करेंगे, यहाँ पर u बराबर 0 रखने पर हमको मिलेगा, u बराबर 0 रखने पर 2mn y1 मिलेगा। तो इस टर्म को हम यहाँ पर लिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप देख लीजिएगा। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, अगले पेज पर हम लोग पहुँच चुके हैं। तो ये वैल्यू यानी इक्वेशन नंबर 4 से लिख रहे हैं 2mn y1 हमारा हो गया ये टर्म। नेक्स्ट टर्म आप देख लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 में कि u बराबर 0 रखने पर 2mn अगेन y1 ये यहाँ पर है 2mn y1 यहाँ पर मिल गया। फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस का 2m स्क्वायर, और जहाँ u है वहाँ 0 रखने पर ये यहाँ पर z1 मिला है। और ये दोनों तो लाइक टर्म बन गए हैं, यानी 2 टाइम्स तो ये 4 टाइम्स mn y1 मिला है, और प्लस का राइट हैंड साइड में 0 है, और 2m स्क्वायर z1 इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन मिला है। इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर हम इसको डिवाइड कर दें, पूरे इक्वेशन होल इक्वेशन जो है वो डिवाइड हो रहा है 2 टाइम्स m से डिवाइड हो रहा है। तो 2m से डिवाइड करने पे से बचेगा हमारे पास, और हमारे पास बचेगा यहाँ पर 2 टाइम्स n y1 बचेगा यहाँ पर, और प्लस का 2 से डिवाइड हो गया, m से डिवाइड हो गया, एक m भी बचेगा, और यहाँ पर z1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इस टर्म को अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें तो 2n y1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस का m z1। और यहाँ से अगर n की वैल्यू को फाइंड करना चाहें, क्योंकि हमारे इक्वेशन जो 1 है वहीं से सॉल्यूशन मिलेगा, और वहाँ पर हमें lmn की वैल्यू को फाइंड करना था, और n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है mz1 अपान 2n के इक्वल। हालांकि हमें ये डायरेक्शन रेशियो की फॉर्म में वैल्यू मिलेगी। आप चाहें तो उसको इक्वेशन डाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 7 चल रहा है अपना। अब हम इस वैल्यू का यूज़ करते हुए
जो हमारा लास्ट इक्वेशन है उसमें अगर n की वैल्यू ये पुट कर दी जाए तो हमें एक रिलेशन l और m में भी एक मिल जाएगा। तो हम इक्वेशन नंबर 6 में ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ l इन इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6 में पुट कर रहे हैं तो n की जगह पर ये वैल्यू रख रहे हैं, यानी -mz1/2। ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये हमने n के y1 होने चाहिए 2y1, क्यों n हमने n की वैल्यू फाइंड किया 2y1 से डिवाइड कर रहे होंगे, आपने समझ लिया होगा। तो 2y1 है, ठीक टाइम पर ये नज़र आ गया हमको। और फिर इसमें देख लीजिए इक्वेशन नंबर 1 है क्या, इक्वेशन नंबर 6 है क्या, ये है इक्वेशन नंबर 6। इसमें हम n की वैल्यू पुट कर चुके हैं, फिर y1 स्क्वायर है तो यहाँ पर हम y1 स्क्वायर पुट कर देंगे, y1 स्क्वायर। उसके बाद नेक्स्ट टाइम है 2m y1 z1, उसको ऐसे नोट कर लेंगे। 4al, इसको भी ऐसे नोट कर लिया हमने। राइट हैंड साइड में 0। अब इसमें सॉल्व करना है हमको। देख रहे हैं कि y1 की एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी और हमारे पास बच रहा है माइनस का m, और y1 एक पावर बची है वो, और z1 ये लिखा है अपान में 2, प्लस का 2 टाइम्स m y1 z1 माइनस का 4 टाइम्स al इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो इस टर्म को पहुंचा सकते हैं उधर राइट हैंड साइड में, और ये दोनों लाइक टर्म हैं, आप चाहें तो उसमें कॉमन ले सकते हैं m y1 z1 को। तो यहाँ पर माइनस का 1/2 बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज किया, 4al हो गया है, अपान 1 करते हुए ये फ्रैक्शन है तो इसको फ्रैक्शन बना लिया, m/1 अपान z1, m/1 z1, और एलसीएम 2 ले लिया, 1 का इधर इंटू हो जाएगा -1 में, और 2 का यहाँ पर इंटू होगा, 4 हो जाएगा इक्वल टू 4al। आप जैसे भी चाहें से सॉल्व कर सकते हैं। 2 में से हाफ माइनस करेंगे, क्लियरली डेढ़ बचेगा, यानी 3 का आधा बचेगा, 3/2 बचेगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी ये वैल्यू 3/2 हो चुकी है। और इसमें m y1 z1 इज इक्वल टू 4al है। यहाँ से हम l की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले जो वैल्यू n की मिली है इन टर्म्स ऑफ m मिली है, और अब हम l की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m फाइंड करेंगे। तो जो इक्वेशन नंबर 1 है वहाँ पर हम l और m की वैल्यू पुट करेंगे तो m की फॉर्म में सब वैल्यू होंगी, यानी डिनोमिनेटर में सभी में m होगा। m को पूरे इक्वेशन से डिवाइड कर देंगे तो m जो अपनी तरफ से l mn था वो हट जाएगा, तो जो गिवन है उनकी फॉर्म में हमारा जो लाइंस का इक्वेशन है वो आ जाएगा। बस हम आखिरी मरहले पे हैं, यहाँ पर l की वैल्यू फाइंड करना। 4a से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमें l की वैल्यू इस तरीके से मिल जाएगी, 3m y1 z1 अपान 2 इंटू 4a। तो ये 8a हो जाएगा, l की वैल्यू हो जाएगी 3 अपान साथ ही में रखें m y1 z1 अपान 8a आ गया। अब इन n और l की वैल्यू को इक्वेशन नंबर हम 1 में पुट कर देंगे। तो इसी चीज़ को लिख देते हैं यहाँ पर, पुटिंग, इसे इक्वेशन नंबर 8 डाल लीजिए। तो हम कह सकते हैं हमने 7 और 8 का यूज़ करते हुए पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड इक्वेशन 8 इन कहाँ पुट कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में l की वैल्यू रखना है। तो हम नेक्स्ट पेज पर पहुंच चुके हैं। इक्वेशन नंबर आपको मालूम ही है, याद भी होता हम लोगों को, x माइनस एक पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन x माइनस x1, और फिर l की वैल्यू रख देंगे अभी देख के। फिर है y माइनस y1, इसमें तो चेंज करना नहीं क्योंकि m की फॉर्म में ही हम l और n की वैल्यू पुट कर रहे हैं, और न्यूमरेटर में चेंज नहीं होना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में हमें l और m की वैल्यू रखना है। सबसे पहले हम यहाँ पर l की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं। l की वैल्यू आई है 3 टाइम्स m, देख लीजिए ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, 3 टाइम्स m/1 z1 अपान 8a, ये हमारा था। और फिर z यहाँ पर जो n की जो वैल्यू आई थी वो मेरे इक्वेशन नंबर 7 में माइनस का था mz1 अपान 2/1। तो इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। अब अपनी मर्ज़ी से
यानी ये था mz1 माइनस का था ये 2y1, इस तरीके से आया था। अब इसमें हम जो नहीं लाना चाहिए उसको हटा देंगे, यानी जो अपनी तरफ से माना हुआ m है इससे सबसे पहले हटा दिए, बाकी तो आपका आंसर आ चुका है। अब फिर आप जिस फार्म में चाहे इसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले तो m को हटा देते हैं हम, जो हमारे पास बचेगा वो लिख देंगे x माइनस x1 क्योंकि m नहीं होना चाहिए, y1 z1 तो हमें दे रखा है अपान 8a इजिकल टू, हम पूरी इक्वेशन को m से डिवाइड यहाँ पर कर देते हैं, y माइनस y1 ये 1 आ गया इजिकल टू z माइनस z1 माइनस का z1 2y1 आ गया। m से हमने पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरीके से इसको लिखना चाहें। तो इसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर डिनोमिनेटर से ख़त्म करना चाहें हम 2y1 को, तो पूरी इक्वेशन को 2y1 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, यानी डिनोमिनेटर में। तो हमको मिलेगा x माइनस x1 यहाँ पर जब हम 2y1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दिखा भी देते हैं हम इसको करते हुए, 3y1 z1/8 है डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर भी हम 1 में 2y1 का मल्टीप्लाई दिखा देते हैं। यहाँ पर इसलिए मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में से ये हट जाएंगे, 2y1 से मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर हट जाएगा, ये जो डबल अपान में है। यहाँ पर 4 ये 2 है वो 8 को कैंसिल कर देगा 4 टाइम्स, तो हमारे पास बचेगा ये x माइनस x1 3 टाइम्स y1 की पावर, देखिए 1/1 2 टाइम्स है, मल्टीप्लाई हो रहा है, स्क्वायर हो जाएगा z1। और ध्यान रहे ये हमारा जो इक्वेशन उस पर ध्यान रहे, ये 4a बचा हमारे पास। और फिर हमें मिल रहा है यहाँ पर y माइनस y1 1 में मल्टीप्लाई करेंगे ओनली 2y1 मिलेगा, और राइट हैंड साइड में z माइनस z1 ओनली ये माइनस का z1 है हमारे पास। अब हम इक्वेशन नंबर जो गिवन इक्वेशन थी इस पर चलते हैं, यहाँ से वैल्यू या f है वहाँ से चलते हैं। इसको देखिए, ये पॉइंट x1/1 z1 इस इक्वेशन पर लाई करेगा तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो हमारा इक्वेशन जो दे रखा था, यानी y1 स्क्वायर z1 अपान में था, नहीं सॉरी राइट हैंड साइड में था, राइट हैंड साइड में था 4a x1 था। तो इतना इक्वेशन था हमारे पास, उसमें हमने x की जगह पर x1, y की यहाँ y1, z की यहाँ z1 रख दिया। हमारे पास y स्क्वायर z इज इक्वल टू 4ax था, उसमें x यहाँ पर x1, y की जगह पर y1, z की यहाँ z1 पुट कर दिया। अब ये वैल्यू जो है हमें मिल जाएगी अगर हमने देखिए y1 स्क्वायर है हमारे, सॉरी y1 स्क्वायर z1 है हमारे पास, 4a को इधर डिनोमिनेटर में भेज दें तो y1 स्क्वायर z1 की वैल्यू जो है ये वैल्यू जो है अपान में 4a, तो ये वैल्यू x1 के बराबर आ जाएगी। यानी इस 3 को छोड़कर बाकी टोटल वैल्यू हमारे पास जो है वो x1 के बराबर है। आप इस बार में लिखना चाहते तो लिख दें, ठीक लगेगा। तो x माइनस x1 3 टाइम्स ये टोटल वैल्यू जो है हमने दिखा दी, ये वैल्यू जो है वो x1 के बराबर है। बाकी आप एज इट नोट कर देंगे, y माइनस y1 2y1 इज इक्वल टू z माइनस z1 माइनस z1। इस तरीके से अपनी प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।